Hey listeners, welcome back to this new video on the topic employee counseling and competency mapping. This is Akanksha Rawat and let's start with the video. So employee counseling एक बहुत ही लेटेस्ट एचआर टूल है जिसके हेल्प से हम लोग जो भी हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अट्रैक्ट एंड रिटेन कर सकते हैं एंड जो भी हमारी वर्क फ्लोर्स है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आज की जो फास्ट पेस्ड हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. ठीक है, तो इसमें अभी के टाइम पे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है वर्चुअली जो कि स्ट्रेस फ्री हो या जहाँ के एम्प्लॉयज़ स्ट्रेस फ्री हो. तो एम्प्लॉयज़ के जो स्ट्रेस है या उनके डिप्रेशन के पीछे का कारण क्या है, वो रीजंस हो सकते हैं कुछ इश्यूज़ लाइक कि वो अपनी डेडलाइन से उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो टारगेट्स हैं उनको मीट नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं या पर्सनल कमिटमेंट्स हैं वो उनको मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं एंड इसकी वजह से उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं एंड वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं. सो काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप उन इंडिविजुअल्स को हेल्प कर सकते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं एंड आप उनको हेल्प करते हैं सो दैट वो अपना जो भी कॉन्फिडेंस जिसको उन्होंने लॉस कर दिया है उसे वो रीगेन कर सके एंड अपनी सेल्फ इस्टीम को एंड अपने जॉब में फोकस कर सके. तो यहाँ पे कुछ लाइफ की सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं या पर्सनल इश्यूज़ या फिर जो हमारे वर्क में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में. इससे क्या होता है कि आपकी इमोशनल स्टेट पे एंड आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, इसके अलावा ये आपके मेंटल स्टेट को भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है. तो जो भी हमारे वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अगर इनकन्सिस्टेंटली बिहेव करना शुरू कर दें या फिर हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा ना उतर पाएँ, ठीक है, तो उस केस में जो भी सुपरवाइजर्स हैं उनको एम्प्लॉय काउंसलिंग की कुछ टेक्निक्स या फिर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए सो दैट वो जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सके एंड इसमें आपको कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े. उनको उनके स्ट्रेस को दूर कर सके, उनको डिप्रेशन से बाहर ला सके एंड उनकी प्रोडक्टिविटी उनको रीगेन करने में हेल्प कर सके. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग. तो एम्प्लॉय काउंसलिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. फर्स्ट थिंग, सर्विस ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज़. ये सर्विस एम्प्लॉयज़ को ऑफर की जाती है. ठीक है, एंड ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कंडक्ट की जाती है. इसका मेन फोकस होता है कि एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाए. ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है इस काउंसलिंग का कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा जाए और इसमें आप लोग जितने भी कंसर्न पीपल होते हैं उन सबको सर्व करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. इसको आप एक बार आपने एक प्रोग्राम कंडक्ट करा उसके बाद आप उसको रोक नहीं देते हैं. ठीक है, आपको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ अभी भी स्ट्रेस फ्री हैं या नहीं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस आगे अच्छी हो रही है या नहीं. इन सारी चीज़ों को आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना होता है. इसके अलावा जो काउंसलर होता है आपका उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है काउंसलिंग में. एंड हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, जिसको बोलते हैं कि आधी जो नॉलेज है वो हमेशा गलत होती है. मीन्स काफ़ी ख़तरनाक रहता है कि अगर आपको आधी नॉलेज हो, ठीक है, तो आप उस नॉलेज को कंप्लीट कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू. फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको हाफ नॉलेज है, तो आप उस एम्प्लॉय पे गुस्सा कर सकते हैं, उसको आप लोग ले ऑफ करने की भी सोच सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप उसके पीछे की रीज़न्स जानना चाहें और अगर कोशिश करें उसके पीछे की रीज़न्स जानने की एंड जो भी रीज़न्स हैं उनको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो आपके लिए वो एम्प्लॉय ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर में. तो ये आप कैसे कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू. व्हेन, तो हमें काउंसलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है. फर्स्ट, अनरियलिस्टिक टारगेट. जब आपके एम्प्लॉयज़ के पास कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट्स हो तब वो डिप्रेशन में जा सकता है या वो तब एंक्शियस हो सकता है. ठीक है, तो आपको उस टाइम पे उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करानी होती है. सेकंड, एक्सेसिव वर्कलोड होने की सिचुएशन में अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, तब भी आपको ये काउंसलिंग आप प्रोवाइड कराइए उसे. ठीक है, आप अगर आपके एम्प्लॉयज़ में पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर के लिए अवेयरनेस नहीं है एंड वो इन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करानी चाहिए. नेक्स्ट कम्स, अगर उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, उनकी परफॉर्मेंस टाइम डाउन जाती जा रही है टाइम के साथ, ठीक है, तब आप काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे.
इसके अलावा स्लिपिंग डेडलाइंस, आप लोग अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी डेडलाइंस चली जा रही हैं बट आपके जो भी टारगेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, एंड अगर आप करियर में कुछ प्रॉब्लम फेस करें, इस केस में आप लोग एम्प्लॉय काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक काउंसलिंग स्किल्स, जो हमारा काउंसलर होता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें कौन कौन सी काउंसलिंग स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि वो सामने वाले पर्सन को अच्छे से काउंसिल कर सके, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग। तो रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग में क्या है कि आपको अपनी बातों को क्लियरली, जो भी आप पर्सन को जिसको आप हेल्प करने के लिए बैठे हैं उसको उस तक अपनी बातें पहुंचानी आपको आनी चाहिए। समराइजिंग, उनको ब्रीफ में या फिर उसको मोल्ड करके क्लियर वर्ड्स में आपको बोलना आना चाहिए। थर्ड कम्स क्वेश्चंस, आपको उनसे क्वेश्चन करना आना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या हो सकते हैं, आपको उन सारे एरियाज में प्रॉब्लम उनकी जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। फोकसिंग, आपको एम्प्लॉय पे जिसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या जिसको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप उन पे फोकस करना है। रैपर्ड बिल्डिंग, आप ट्राई करते हैं यहाँ पे कि आप उनके सामने एक रैपर्ड बिल्ड करें, एक बॉन्ड बिल्ड कर सकें। साइलेंस, तो कभी कभी आपको साइलेंट भी होना होता है, आप हमेशा बात नहीं कर सकते उनके सामने, ठीक है। इससे भी जो सामने वाला पर्सन है वो इरिटेट हो सकता है या फिर अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाए, ऐसा भी हो सकता है। लास्ट थिंग इज अटेंडिंग, तो आपको अटेंटिव होना पड़ता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करें तो आप उनकी सारी बातों पे ध्यान दे सके, एंड जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप या वो एम्प्लॉय मिस कर जा सकता है, आपको उन पॉइंट्स को अटेंटिव होके कैच करना है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग, तो एम्प्लॉय काउंसलिंग किस किस टाइप की हो सकती है। टाइप 1 है हमारा परफॉर्मेंस काउंसलिंग, जब आपको एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वर्क प्लेस पे वो डिक्लाइन करती हुई दिखती है, ठीक है, वो डाउन जाती हुई दिखती है, उस केस में आप उनके लिए परफॉर्मेंस काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है, अनअचीवेबल डेडलाइन, जब डेडलाइंस अचीवेबल ना हो सके उस केस में, एंड इंटरपर्सनल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के केस में आप लोग परफॉर्मेंस काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। टाइप 2 है डिसिप्लिनरी काउंसलिंग, जब कोई भी एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन हो जाता है, ठीक है, जब वो कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस केस में आप डिसिप्लिनरी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये कब हो सकता है, जब आपके जो भी एम्प्लॉय हैं उसने कोई लड़ाई कर ली हो, ठीक है, वो इरिटेट हो रहा हो एंड उसने कुछ बातों में ही उल्टा कुछ बोला हो, ठीक है, या फिर वो बहुत लंबे टाइम से अपने काम से एब्सेंट हो। इस केस में आप क्या करते हैं, उनके बिहेवियर में आई हुई इन प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो सकता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, या फिर वो एब्सेंट है क्योंकि उसके जो सुपीरियर्स हैं या फिर उसके जो कोवर्कर्स हैं उसको बुली कर रहे हो, ठीक। तो आप लोग ये जानने की कोशिश करते हैं एंड उसको टिप्स देते हैं कि वो अपनी जो भी सिचुएशन है उसको कैसे फेस करे एंड अपने बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव करे। टाइप 3 इज पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग, जब एम्प्लॉयज़ पर्सनल फैमिली में या फिर अपने कोई पर्सनल लाइफ को रिलेटेड कोई इश्यूज फेस कर रहे हो अपने फ्रेंड से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, उस केस में आप लोग पर्सनल काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर सिक हो, आपकी मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में कोई दिक्कत चल रही हो उस केस में, ठीक है, आपकी फैमिली की लाइफ डिसफंक्शनल हो, अच्छे से स्मूथली रन नहीं कर रही हो, या फिर आपकी चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो उस केस में आप पर्सनल काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी फैमिली की तरफ से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होगा एंड वहाँ से फैमिली की साइड से वो खुश होगा, हैप्पी होगा, इस केस में जो एम्प्लॉय है वो अपने काम पे भी काफ़ी बेटर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। इसी को हम वर्क लाइफ बैलेंस भी बोलते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट इसीलिए एचआर में या फिर बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ बैलेंस्ड रहेगी, पर्सनल लाइफ आपकी अगर बैलेंस्ड है, आपसे सॉर्टेड है, तो आप लोग प्रोफेशनली भी काफ़ी अच्छा अचीव करने के चांसेस गेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट कम्स स्ट्रेस मैनेजमेंट इन वर्क प्लेस। तो हमारा जो मॉडर्न जॉब इन्वायरमेंट है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुका है, ठीक है, जिसमें आपको डेडलाइंस मीट करनी है और टारगेट्स को अचीव करना है, अदरवाइज जो ये रेस चल रही है या फिर जो कंपटीशन है उसमें आप पीछे रह जाएंगे,
ठीक है। तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और वो लोग वर्क का जो लोड होता है वो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेने लगता है। तो ये उनकी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये ड्यूटी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग का ख्याल रखे एंड उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करे कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। और इस स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कुछ एक्टिविटीज़ या फिर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे मेडिटेशन सेशंस आप रख सकते हैं, आप बीच में ब्रेक्स दे सकते हैं उनको, जहाँ पे उनके लिए सूदिंग सा म्यूज़िक आप रन कर सकें। ठीक है, तो ये पार्ट होता है हमारे एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स के, जिसमें आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ की जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी फोकस करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी? स्टेप 1 इज़ आइडेंटिफाई द नीड। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्सन को या फिर किस डिपार्टमेंट में किस पर्सन को नीड है इस काउंसलिंग की। अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि झगड़ा कर रहा है, मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन्ड है, या फिर जब वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है, तो आप लोग उस पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। सेकेंड इज़ प्रिपेयर फॉर काउंसलिंग। आप खुद को या फिर जो काउंसलर हैं आपके, वो आप उनको प्रिपेयर करते हैं एंड उनको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टेप 3 इज़ कंडक्ट द सेशन। आप काउंसलिंग का सेशन कंडक्ट करते हैं। एंड फोर्थ स्टेप इज़ फॉलो अप। आप लोग फॉलो अप करते हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं कि उस एम्प्लॉय में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं, पॉजिटिव चेंज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन की कॉम्पिटेंसीज़ को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक जॉब को सक्सेसफुली करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है। एंड इन सारी कॉम्पिटेंसीज़ को आप, जो ये प्रोसेसेस लिखे हैं यहाँ पे, जॉब इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट, इनके थ्रू आप लोग जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। मैपिंग का मतलब होता है मार्क करना। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी भी जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी कैपेसिटी आपको इन लोगों में चाहिए, आप उनको मार्क कर रहे हैं। ठीक है। एक कॉम्पिटेंसी को आप ज़्यादातर डिफाइन करते हैं एज अ बिहेवियर रादर देन अ स्किल और एबिलिटी। आप उसको एक बिहेवियर की तरह रेफर कर रहे हैं, डिफाइन करते हैं, एक स्किल या एबिलिटी की तरह नहीं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन कहती है कि वो कैपेसिटी जो एक पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करती है एंड उसको, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, उसके बिहेवियर को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। जिसके थ्रू वो अपने जॉब की डिमांड्स को मीट करता है। ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पैरामीटर्स हैं उन सबको फुलफिल करते हुए एंड उसके रिटर्न में वो कुछ जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पर्सन के अंदर कैपेसिटी है, वो बिहेव कर रहा है, जो भी रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर रहा है, जॉब की डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को, पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए एंड रिटर्न में उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट कम्स फीचर्स। फीचर्स क्या है? बिजनेस यूज़ करता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग को, जिसके थ्रू वो अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ या टैलेंट है अपने पर्सनल का, उनको मैच कर सके जो भी जॉब्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं उनके साथ। इसके अलावा इस टेक्निक में हम लोग क्या एक जॉब एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो भी कोर स्किल्स एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड है किसी भी जॉब को या रोल को परफॉर्म करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं उनको की कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे एंड अपने रिसोर्सेज को अलाइन करते हैं सो दैट हम लोग जो भी कॉम्पिटेंसी की नीड्स हैं, जो भी गैप्स आ रहे हैं, उनको हम लोग फुलफिल कर सकें। कॉम्पिटेंसी का अगर मैप होगा हमारे पास, अगर हमने अपनी कॉम्पिटेंसीज को मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इस जॉब में ये स्किल्स रिक्वायरमेंट है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है, अगर हमें पहले से ये पता है, हमें मैप तैयार है हमारा, तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस को असेस हम लोग बहुत ईजिली कर पाएंगे, एग्जामिन कर पाएंगे, जो भी ट्रेनिंग के एफर्ट्स हैं उन पे हम लोग फोकस कर पाएंगे कि हमें क्या चीज़ डेवलप करनी है, उसी की ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे एंड अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर पाएंगे, जो कि हमारा मेजर गोल है। सो नीड फॉर कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग की ज़रूरत किस किस चीज़ के लिए है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एचआर प्लानिंग में आपको ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है, कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, किन स्किल्स के साथ है। जॉब एनालिसिस में हम लोग अपने जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आप लोग को रिक्रूट करना है, एडवर्टाइज करना है जॉब्स की रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन में आप लोग उन स्किल्स को ही रिक्रूट करेंगे, उन स्किल्स को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट, जो पर्सन जिस जॉब के लिए सूटेबल होगा उसका प्लेसमेंट उसी जॉब में किया जाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप परफॉर्मेंस अप्रेजल वाली चीज़ भी देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, आप उनकी परफॉर्मेंस को आप मैनेज करेंगे एंड अप्रेज करने में हेल्प करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे। सक्सेशन प्लानिंग, किस जॉब की, जिस भी सीनियर लेवल की जॉब में अगर आपको लगता है कि इन एम्प्लॉयज़ के चांसेस हो सकते हैं, इनके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज हैं, वो लोग सीख सकते हैं और उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप करनी है, तो सक्सेशन प्लानिंग में भी वो चीज़ हेल्प करती है। लास्ट कम्स रिवॉर्ड मैनेजमेंट, जिनकी परफॉर्मेंस आपको लगती है कि रिवॉर्डिंग है, आप उन लोगों को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग में भी आपको यही कुछ सिमिलर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं यही आपके बेनिफिट्स हैं कि आपको इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करती है। लास्ट इज मेथड्स ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप लोग कॉम्पिटेंसीज मैप करते हैं। फर्स्ट कम्स असेसमेंट सेंटर, नेक्स्ट इज methods of competency mapping, and first method that we are going to study is assessment center. असेसमेंट सेंटर किसी एक लोकेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें आप जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें आप एक वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, इसमें आप इस मेथड में आप सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन से जो भी परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन का मीनिंग होगा कि आपको सिचुएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बेसिस पे आप उनको इवैल्यूएट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस मेथड में आप डिस्कशन यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर सिम्युलेशन एक्सरसाइज, जिसमें आप लोग जो भी जॉब की रियल लाइफ डिमांड्स हैं उनको आप लोग जो रिफ्लेक्ट करती हूँ ऐसे सिचुएशंस को उन एम्प्लॉयज़ के सामने रखेंगे। ठीक है, एंड तो उन सिनेरियो में आपका एम्प्लॉय या कैंडिडेट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपका जो भी ऑब्जर्वर है वो ध्यान में रखेंगे, उसको नोटिस करेंगे, जिससे उसके स्किल्स का, एप्टीट्यूड का एंड उसके बिहेवियर का आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एंड ये आपको हेल्प करेगा कि आप जो भी आपके पास जॉब्स हैं करेंट में या फिर जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है जॉब की, आप उसके साथ अपने एम्प्लॉयज़ की जो भी उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं उनको मैप कर सके, मैच कर सके। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज हमें हेल्प करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड पोटेंशियल को जानने में हेल्प कर सके, वो क्या होंगी। फर्स्ट वन ग्रुप डिस्कशन, सेकेंड इंटरव्यू या फिर रोल प्ले, एंड थर्ड थिंग इज केस स्टडी। नेक्स्ट कम्स क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में आप लोग डेटा गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं जॉब स्पेसिफिक बिहेवियर को, जो कि किसी भी इंडिविजुअल की या फिर कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन की या कलेक्टिवली जो भी ऑपरेशन जिसमें हम इन्वॉल्व हैं उसकी सक्सेस या फेलियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ऐसे क्रिटिकल इवेंट्स को लेके आते हैं जो कि या तो बहुत ही बड़े अकम्पलिशमेंट रहे हों, बहुत बड़े आपके अचीवमेंट्स रहे हों, या फिर जो कि बहुत बड़े फेलियर्स रहे हों। ठीक है, तो इन अचीवमेंट्स या फिर फेलियर्स के बारे में, इन इवेंट्स के बारे में आप लोग इन जो भी डेटा है उसको गैदर करते हैं इंटरव्यू और क्वेश्चनर के थ्रू। ठीक है, एंड देन आप इन इंसिडेंट्स में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका क्या बिहेवियर रहता है। ठीक है, इसको आप जज कर इवैल्यूएट करते हैं, एंड उनकी परफॉर्मेंस में अगर आपको गैप देखने को मिलता है तो आप उसको फुलफिल करने के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये एम्प्लॉय इस चीज़ में बहुत अच्छा था, ये इसकी स्ट्रेंथ है, तो आप उस कॉम्पिटेंसी को मैप कर सकते हैं एंड जब भी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आती है उसमें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड इज़ पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपको एक झलक मिल जाती है, एक इंसाइट मिलता है जो भी आपका कैंडिडेट है उसके बिहेवियर का। ठीक है, जिसमें आप लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यूअर जो होता है वो जो भी टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उससे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो लोग क्या कर सकें, जो भी उसकी एक्सपीरियंसेस हैं या फिर जो भी उसके इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट से रिलेटेड उनके बारे में जानकारी निकाल सके। ठीक है, इंफॉर्मेशन हासिल कर सके
एंड आप लोग ये भी देख सकते कि एम्प्लॉय किन चीज़ों से मोटिवेट होता है, उसकी क्या डिस्पोजिशन है, मीन्स क्या धारणाएं हैं, एंड उसका आउटलुक क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड। इसमें जो भी इंटरव्यू का आप लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको कंपेयर करते हैं जो भी आपका कॉम्पिटेंसी मैप है उससे, ठीक है। और यस, लास्ट में आप लोग को जो भी कैंडिडेट ऑफर करते हैं उससे आप लोग मैच करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को। फोर्थ वन इज क्वेश्चनर। क्वेश्चनर एक अगला अप्रोच है जो कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है अबाउट जॉब कॉम्पिटेंसीज एंड वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज़ हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग के, जिसमें क्या है आप लोग जॉब से जो भी वर्क रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके वर्क को डिफ़ाइन करती हैं उसके बारे में आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी जॉब की आपकी ड्यूटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। एंड जो भी आपके वर्क एलिमेंट्स हैं जो कि सारे ऑक्यूपेशंस में रिक्वायर्ड है उनको डिस्क्राइब करते हैं। जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप डिस्क्राइब करते हैं। एंड उस एबिलिटी को एंड पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स को कैसे मेजर करना है, इन चीज़ों को आप डिस्क्राइब करते हैं इन क्वेश्चनर में, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज़ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप लोग जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग का एक सिस्टम यूज़ करते हैं उसे आप मल्टीपर्पज़ ऑक्यूपेशनल सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन, लास्ट वन इज साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको एक मेजर की तरह काम करता है जो कि आपको बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को क्वांटिफाई करने में, मेजर करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। यूजुअली बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। बट साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू आप लोग उनको क्वांटिफाई करें, एक नंबर प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट होते हैं। फर्स्ट वन एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड वन इज अचीवमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोग किसी भी पर्सन का नेचुरल इंक्लाइनेशन देखते हैं कि वो नेचुरली किस एरिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, उसका जो भी इंटरेस्ट एरिया है वो क्या है, सच एज वो आर्ट की तरफ, आर्ट्स वाली चीज़ों में ज़्यादा इंक्लाइंड है या फिर साइंस वाले पोर्शन में ज़्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है। एंड अगर उनको उसी स्पेसिफिक एरिया में काम करने को दिया जाता है तो वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड विथ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद वो पर्सन आर्ट्स में अगर उसका इंटरेस्ट है तो आर्ट्स में कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है इस बारे में आपको पता लगेगा। और अगर उसका इंटरेस्ट साइंस साइड में है तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के बाद जो भी नेसेसरी स्किल्स उसके अंदर इम्पार्ट कर दी जाएँ तो उसके बाद वो अपनी फील्ड में कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है, ये आपको बताता है एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकेंड कम्स अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट आपकी जो भी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है उसको मेजर करने में हेल्प करता है कि आपकी कितनी अचीवमेंट्स रही हैं किसी भी एक सर्टेन एरिया में, सच एज मैथमेटिक्स में आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स में क्या अचीवमेंट है, ठीक है। एंड आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी, इन चीज़ों के बारे में साइकोमेट्रिक टेस्ट हमको बताता है। थैंक यू।